हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर और बायोलॉजी आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर जो इम्पल्स जनरेट होती है वो कैसे कंडक्ट होकर आगे ट्रांसमिट होती है, बेसिकली उसको आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है बच्चों के लिए, लेकिन अगर जिस बच्चे ने ये लेक्चर मेरे साथ पढ़ लिया वो पूरी लाइफ भूलेगा नहीं, और नीट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको 100% टिक करके आएगा। अच्छा ये टॉपिक है, अच्छा नंबर लेके आएंगे आप अगर इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़ेंगे, तो ये मैं गारंटी देता हूँ। अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में सिग्नल को लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, सिग्नल या फिर इम्पल्स कह सकते हैं। अब वो सिग्नल कैसे जाता है और किस फॉर्म में जाता है, किस तरीके से जाता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ये न्यूरॉन का डायग्राम लगाया हुआ है। सो हमें फोकस करना है बच्चे इस एक्सोन पे। ठीक है, जो ये एक्सोन आपको दिख रहा है, इस एक्सोन के अंदर ही सारा काम होता है। ये एक्सोन ही वो पार्ट है न्यूरॉन का जो इस कंडक्शन एंड जनरेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, आप इस एक्सोन के अंदर यहाँ पर आपको एक नोड ऑफ फ्रेंड वायर दिख रहा है, यहाँ पर बीच में छोटे छोटे नोड्स दिख रहे हैं। ठीक है, इन नोड्स का क्या काम है और ये किस तरीके से काम करते हैं इसको देखना है आज हमें। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपको 3 स्टेप देखने हैं। 3 स्टेप में आप काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपका जो इम्पल्स है और जो आपकी जो न्यूरॉन है उसके अंदर सबसे पहले होगा रेस्टिंग स्टेज, या उसको आप बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है। और दूसरा जो स्टेप होगा उसमें होगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। तीसरा जो होगा उसमें होगा रीपोलराइजेशन। ठीक है बच्चे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हम रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज। अब हम इस टॉपिक को और आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आपके इस सिस्टम के अंदर 2 फ्लूइड होंगे, एक ईसीएफ, एक होगा आईसीएफ। ठीक है, ईसीएफ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये होता है आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है भाई, अभी आपको मैं फर्स्ट जो इसका स्टेप है पोलराइजेशन, उसको मैं एक डायग्राम के साथ आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। और जब आपकी बॉडी में कोई जो नर्व है, जो इम्पल्स है वो नहीं आता रेस्टिंग स्टेज में, क्या क्या कंडीशन होती है वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको दिखाई है। लेट मी इरेज दिस। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें बच्चे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से समझते रहें। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन आपकी बॉडी में वो स्टेज होगी जब आपका जो न्यूरॉन है, जो आपकी जो इम्पल्स है, वो रेस्टिंग फेज के अंदर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो स्टेप है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो एक्सोन होता है उसमें आपके 2 फ्लूइड होते हैं, एक होता है ईसीएफ, एक होता है आईसीएफ। सो जो ये एक्सोन है इसके बाहर ईसीएफ है, ये ईसीएफ है, इसके बाहर ये ईसीएफ और अंदर आईसीएफ। ठीक है, गॉट इट। यहाँ पर आप जो ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, ये है आपकी एक्सोन की मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एक्सोलीमा। अगर आपको एक्सोलीमा नहीं पता तो आप मेरा पिछला लेक्चर लगाएं, आपको पता चलेगा एक्सोलीमा क्या है। एक्सोलीमा बेसिकली एक्सोन की मेम्ब्रेन को बोलते हैं, एक्सोलीमा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ी सी और। यहाँ पर जो ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पंप। ठीक है, पंप। इस पंप का नाम है सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप। ये जो आपको दिख रहे हैं 4 बॉक्स, इनको हम बोलते हैं
लीकेज चैनल, इनको हम बोलते हैं लीकेज चैनल। ठीक है, ये सेम दोनों लीकेज चैनल हैं। यहाँ पर ये दो और ये दो बड़े जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये आपके हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, और ये वोल्टेज गेटेड चैनल आपका सोडियम के हैं दो, और दो ही आपके पोटाशियम के हैं। ठीक है, दो सोडियम के और दो ही पोटाशियम के। अब आपको और क्या चीज़ें इसमें देखनी है। जो यहाँ पर आप ये नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं माइनस साइन और बाहर पॉजिटिव साइंस, सो जो ये साइन है यहाँ पर एक वोल्टेज होगी जो यहाँ पर रेस्टिंग स्टेज में -70 मिली वोल्ट होती है। आपको ये भी याद रखना है। इंटरनल जो आपका वोल्टेज होगा रेस्टिंग स्टेज के अंदर पोलराइजेशन के अंदर आपका -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या क्या आपको देखना है। अब आपको यहाँ से अब थोड़ा सा और चीज़ें समझनी है, क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। जो आपका ECF होता है, ECF ध्यान से समझते जाना, ECF की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ECF में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ECF जो होगा, ECF में आपका जो सोडियम होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं K+ के मुकाबले, और ICF में आपके K+ ज़्यादा होते हैं, Na कम होते हैं, -70 मिली। ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आपका ECF होता है, ECF हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है जब ये रेस्टिंग में होगा, और ICF नेगेटिव चार्ज कैरी करता है जब ये रेस्टिंग में होगा। पोलराइजेशन स्टेट की मैंने बात की है। सो ये जो सारा का सारा मैंने अभी आपको बताया है, ये सारा पोलराइजेशन स्टेट के अंदर जो कि आपका रेस्टिंग स्टेज होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ये जो चैनल है, इन चैनल का काम क्या है और ये करते क्या है। ये चैनल यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज करने के लिए हैं। जो यहाँ पे आयन एक्सचेंज होंगे सोडियम पोटाशियम, वो आयन का जो एक्सचेंज होगा उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे के सारे चैनल, लीकेज चैनल एंड द वोल्टेज गेटेड चैनल। गॉट इट। अब आपका जो पोलराइजेशन होगा उस टाइम पे आपकी ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, कौन सी ओपन होगी, कौन सा चैनल बंद होगा, कौन सा ओपन होगा, वो देखते हैं। पोलराइजेशन के अंदर सबसे पहले जो ये पंप होता है, ये जो पंप है ये आपका ओपन होता है, पंप ओपन। ठीक है, पंप आपका ओपन होगा। ठीक है भाई, पंप ओपन। लीकेज चैनल ओपन होंगे, ये हमेशा ओपन होंगे, ऑलवेज ओपन। और जो ये आपके सोडियम और पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, ये आपके दोनों क्लोज होते हैं एट द रेस्टिंग स्टेज। ठीक है भाई, दोनों क्लोज होंगे। उसके बाद जो आपका वोल्टेज गेटेड चैनल है वो दोनों बंद, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। ये आपको चार्ज भी याद रखना है। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। जो ये पंप है ये आपका 1 ATP यूज़ करके, एक ATP यूज़ करेगा, और 1 ATP यूज़ करने के बाद ये जो आपका पंप होता है, ये पंप करता क्या है, ये पंप आपका 3 Na को बाहर भेजता है। ये जो पंप है सोडियम पोटाशियम पंप, एक ATP यूज़ करके 3 Na को यहाँ से बाहर भेजता है और 2 K+ को अंदर की तरफ एंट्री कराता है 1 ATP यूज़ करके। अभी कोई इम्पल्स नहीं, अभी ये काम चल रहा है। अभी आपका ये क्वेश्चन होगा कि जो ये पंप है ये रेस्टिंग स्टेज में ओपन क्यों होता है, इस टाइम पे तो कोई इम्पल्स नहीं है ना, फिर भी ये पंप ओपन क्यों है। सो अब मेरी बात ध्यान से समझना। होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो, ये अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये पंप है ये ओपन क्यों होता है आपका रेस्टिंग स्टेज के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि ना जो हमारी बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं कैरी कर सकती। ठीक है, इक्विलिब्रियम कभी भी हमारी बॉडी में नहीं आना चाहिए। अगर ये पंप बंद हो गया ना तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वो हम डेड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई सिग्नल ना तो बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, तो बॉडी डेड है, कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर जो ये पंप है इक्विलिब्रियम नहीं आने देगा और हमारी बॉडी को
इक्विलिब्रियम से बचाएगा और आयन का एक्सचेंज करेगा, तभी हमारी बॉडी जो है वो ठीक ठाक काम करेगी। सो फर्स्ट जो आपका स्टेप था पोलराइजेशन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा पोलराइजेशन में आपको करना क्या है, ठीक है। सो अभी मैं इसको सारे को इरेज कर देता हूँ, आपको सब समझ में आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर सेकंड जो आपका स्टेप है डीपोलराइजेशन, उसके ऊपर लेके जाऊँगा आपको। डीपोलराइजेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे डीपोलराइजेशन की। ये आपका सेकंड स्टेप है। अभी आपको ये समझना है कि जो डीपोलराइजेशन है वो होगा कब। ये डीपोलराइजेशन तब आएगा जब हमारी बॉडी को कोई इम्पल्स मिलेगी या कोई सिग्नल मिलेगा। जब आपके न्यूरॉन को कोई सिग्नल या फिर इम्पल्स मिलेगा तब आपका डीपोलराइजेशन हो जाएगा। वो कैसे होगा वो समझते हैं। तो जल्दी से मैं इसको लिख देता हूँ। ये आपका पंप है, ये आपका लीकेज चैनल है, ये आपके दोनों वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये आपका सोडियम पंप, ये आपका पोटेशियम पंप, ठीक है। बाहर ECF, अंदर ICF, ठीक है। जब भी न्यूरॉन को सिग्नल मिलेगा सबसे पहले क्या होगा, जो ये पंप ओपन था ना ये हो जाएगा क्लोज। सबसे पहला काम क्या हुआ, ये जो पंप है ये आपका क्लोज हो जाएगा, पहला काम ये। लीकेज गेटेड चैनल ये हमेशा ओपन रहेंगे, ये सारी प्रोसेस के दौरान ओपन रहेंगे, ठीक है। ये हमेशा ओपन रहेंगे, ठीक है। बट इतनी बात समझ में आई आपको। मैंने क्या बोला आपको कि जब इम्पल्स मिलेगी तो डीपोलराइजेशन स्टेट आएगी और आपका जो पंप है वो बंद हो जाएगा। वोल्टेज गेटेड चैनल अभी तक बंद है, इसको खोलेंगे अभी थोड़ी देर में। लीकेज गेटेड चैनल जो है वो आपके ओपन रहेंगे ऑलवेज। डीपोलराइजेशन में अब क्या होगा, डीपोलराइजेशन में आपका जो सोडियम ये है ना, सोडियम ये जो गेटेड चैनल है ये हो जाएंगे ओपन, ये ओपन होंगे। ये ओपन होंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो ये आपके सोडियम है ये बाहर की तरफ निकलेंगे। बाहर निकलेंगे, जब ये बाहर निकलेंगे आपके सोडियम तो क्या होगा, अंदर का जो आपका नेगेटिव चार्ज था वो -70 था, -70 मिलीवोल्ट। अब अंदर की तरफ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव +30, ठीक है। +30 अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो +30 मिलीवोल्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब ये +30 हो गया तो अंदर जो अब आपका माइनस चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये साइन आपके बदल जाएंगे। अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हो गया ना डीपोलराइजेशन। मतलब पहले अंदर नेगेटिव था, अब अंदर पॉजिटिव हो गया। सो ये बड़ा डिफरेंस आया सबसे पहले जब आपका नर्व इम्पल्स मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आए कि नर्व इम्पल्स मिलते ही सबसे पहले आपका जो चार्ज है वो +30 हो जाएगा, ठीक। इसमें डीपोलराइजेशन स्टेट के अंदर आपको ये बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब क्या होगा डीपोलराइजेशन के अंदर, आपका क्या क्या चीज़ें बंद है, आपका पंप बंद हो गया और आपका लीकेज चैनल ओपन है और आपका जो सोडियम गेटेड चैनल है जो वो आपका वो ओपन हो चुका है और आपका ये वाला भी बंद है, ये दोनों बंद है और ये ओपन है। ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई है तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी जब ये आपका जो ये चार्ज है +30 आ जाएगा, +30 चार्ज आने के बाद आपके वोल्टेज गेटेड चैनल का जो सोडियम चैनल है ये आपका बंद होगा। बंद होने के बाद क्यों बंद होगा, क्योंकि अब दोबारा से सिग्नल मिलना है और दोबारा से उसको रीपोलराइज करना है इस मेम्ब्रेन को। सो इसका जो वोल्टेज है वो -70 दोबारा से लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा सिग्नल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया सिग्नल हमेशा -70 मिलीवोल्ट पे मिलता है। अगर ये सिग्नल -70 मिलीवोल्ट नहीं हुआ तो आगे सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये +30 से -70 मिलीवोल्ट करना पड़ेगा। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बाहर आपके चार्ज जा रहे थे नेगेटिव चार्ज उसको रोकना है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज अब लेके आने हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे करना क्या है, जो आपका ये चार्ज है, ये जो आपका ये पोटाशियम चैनल है इसको ओपन करेंगे हम। कब करेंगे इसको ओपन, जब हम पोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन लेके आएंगे दोबारा से, ठीक है। रीपोलराइजेशन, अब मैं आपको थर्ड जो स्टेप है वो समझाता हूँ। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ सारे को, सो आप समझते रहना क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने की हैं।
आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो भी हम कर रहे हैं अभी तक। मैं आपको कोई नहीं, दोबारा मैं एक बार ओवरव्यू भी दूंगा, फिलहाल आप समझते रहें कि एक स्टेप क्या क्या काम करना है। अभी तक हमने क्या किया, पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन कर दिया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, अब हम वापस से जो पोलराइजेशन स्टेट थी उसी को रीपोलराइज करेंगे, उसी को वापस लेके आएंगे। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, जो आपका पंप है अभी जो आपने बंद किया था, ये पंप ये ओपन होगा। सबसे पहले इसको ओपन करो। जब पंप ओपन होता है तो ये क्या करता है, जब ये पंप ओपन होता है तो यहाँ से ये जब पंप ओपन होता है ना, सो ये पंप आपका 3 Na को बाहर भेजता है और 2K प्लस को अंदर लेके आता 1 ATP यूज़ करके, ये आपको मैंने बताया था। देन उसके बाद रीपोलराइजेशन में आपका लीकेज चैनल जो है ये सारे के सारे ये ओपन होते हैं, ये तो हमेशा ओपन रहेंगे। अब इसके बाद रीपोलराइजेशन में आपका जो ये पंप था, सोडियम पंप, ये क्लोज हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल, और K प्लस चैनल आपके ओपन हो जाएंगे, ये ओपन, और लीकेज चैनल आपके ओपन रहते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब जब रीपोलराइजेशन की स्टेट आएगी तो अब आपका जो चार्ज है वो माइनस की तरफ बढ़ना शुरू होगा, -30, -70, -90 तक ये जाएगा। अब ये -90 जाने का रीज़न क्या है कि जो ये पंप है ना आपके, जो पोटाशियम पंप है, ये या तो ओपन होते नहीं हैं, अगर हो जाते हैं तो ये बहुत लेट तक खुले रहते हैं। ठीक, सो जब -90 की जो वोल्टेज आएगी, -90 वोल्टेज पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, -90 मिली वोल्ट जब होगा तो इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन स्टेट, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये आपका जो ये चार्ज है ये -90 हो जाता है। ठीक है, अब हाइपर पोलराइजेशन आने के बाद क्या होगा, ये जो आपका पंप है ये ओपन रहेगा, लीकेज चैनल हमेशा ओपन रहते हैं। उसके बाद जो आपका ये जो सोडियम गेटेड चैनल है, ये जो क्लोज था, ये आपका क्लोज ही रहेगा और ये आपका ओपन रहेगा। ठीक है, और चार्ज अंदर नेगेटिव है, किसमें, रीपोलराइजेशन के अंदर। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम इसको थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन समझ में आया। रीपोलराइजेशन में आपको दोबारा से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज करना है, पोलराइजेशन में आपका क्या था, अंदर की तरफ नेगेटिव था, दोबारा से आप नेगेटिव लेके आ चुके हैं। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, उस ग्राफ में आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ। देखो ग्राफ में क्या हुआ है, सबसे पहले -70 मिली वोल्ट था। ठीक है, स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिलते ही क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन होने के बाद एक्शन पोटेंशियल आया है +30 से +40 के बीच में, +30 आप इसको लिखो, एक्शन पोटेंशियल आ गया। अब एक्शन पोटेंशियल के बाद यहाँ पर डीपोलराइजेशन में क्या है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। वापस से रिपोलराइजेशन आपने किया, रिपोलराइजेशन के बाद जब आप रिपोलराइज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है, -90, इसको आप हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वापस से बैक करेगा और -70 तक हम इसको लेके आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने अभी बताई, ये ग्राफ के आपको दिख रहा है, ये आपका पोलराइजेशन, ये आपका डीपोलराइजेशन और ये आपका रिपोलराइजेशन। इतनी बात आपको समझ में आई। वोल्टेज देख लो, पोलराइजेशन में -70, डीपोलराइजेशन में +30, हाइपर पोलराइजेशन में -90 और रिपोलराइजेशन में वापस से -90। ये आपके चार्ज होते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अभी बिल्कुल क्लियर करूँगा मैं आपको ये चीज़ें, कब क्या ओपन होगा कब क्या क्लोज होगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, आपको अभी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं ना वो समझ में आएगा। देखो सबसे पहले जो मैंने आपको स्टेप बताया क्या था, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या क्या चीज़ें ओपन होंगी, क्या क्या चीज़ें बंद होगी वो देखते हैं। सबसे पहले जो पोलराइजेशन है आपका, सोडियम पोटाशियम पंप ओपन होता है। जो ये पैसिव डिफ्यूज़न है ये आपका लीकेज चैनल है बेटा, लीकेज चैनल। ठीक है, ये आपका ओपन है, ये भी बंद, ये भी बंद, चार्ज नेगेटिव। समझ में आई बात। पोलराइजेशन में क्या होता है, आपका पंप ओपन होता है, पैसिव डिफ्यूज़न का मतलब लीकेज चैनल आपका
ओपन होता है, लीकेज चैनल सब में ओपन है, देखो सब में ओपन है, किसी में भी बंद नहीं होंगे। अब डीपोलराइजेशन में आपका जो पंप है वो बंद हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ये चीज़ मैंने आपको समझाई, ठीक है। उसके बाद आपका सोडियम गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया और पोटाशियम अभी बंद है, ठीक है, वो क्लोज है। रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, आपका पंप ओपन हो गया, वो होना ही था क्योंकि -70 मिली वोल्ट पे आपका पंप ओपन होता है। देन आपका लीकेज चैनल ओपन था, ये तो ओपन रहेगा। वोल्टेज गेटेड चैनल आपने बंद कर दिया और जो आपका पोटाशियम चैनल है वो आपका ओपन हो गया, किसमें, रीपोलराइजेशन में। अंदर की तरफ फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन में आपका पंप ओपन होता है, ये लीकेज चैनल ओपन होता है, सोडियम बंद, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। बताओ इसमें था कुछ? इसको मैं अभी दोबारा एक बार फिर से रिपीट करूँगा। एक बार इस आप जो ये ग्राफ मैंने बताया, जो ये मैंने आपको स्टेजेस बताई, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको देखते हैं। जल्दी से करें इसका काम, हो गया वो। अब चलो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ क्या क्या हमने किया। कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ इम्पल्स में सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका न्यूरॉन है उसमें एक्सोन वाले पार्ट से ही सिग्नल जनरेट होते हैं। 3 स्टेप में ये प्रोसेस होगी, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन में क्या होता है, पोलराइजेशन में आपका जो आपका न्यूरॉन है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, ठीक है, रेस्टिंग में होता है आपका। सो रेस्टिंग में होने के बाद उसमें जो वोल्टेज है वो -70 मिली वोल्ट होता है और उसमें पंप आपका ओपन होता है, लीकेज चैनल ओपन होते हैं और दोनों वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, सिग्नल मिला है, सिग्नल मिलते ही क्या होगा, सिग्नल जैसे ही मिलेगा तो आपका जो वोल्टेज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका पंप बंद हो जाएगा और आपका जो सोडियम है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद उसको बाहर भेजेगा और क्या होगा, फिर अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो +30 तक आएगा, ये आपका डीपोलराइजेशन का काम है। लेकिन डीपोलराइजेशन के बाद उसको रिपोलराइजेशन दोबारा करना पड़ेगा ताकि सिग्नल और जनरेट हो। सिग्नल जैसे ही जनरेट होंगे तो आपका रिपोलराइजेशन की स्टेट आएगी। रिपोलराइजेशन में आपका फिर से वही सेम काम होगा, -70 मिली वोल्ट चार्ज आएगा। और ये मैंने एक जो सामने आपके दिखा रखा है स्टेजेस, ये आपको देख लो, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पोलराइजेशन में आपका जो पंप है वो आपका ओपन होगा, सिर्फ पंप आपका डीपोलराइजेशन स्टेट के अंदर बंद होगा, बाकी किसी भी स्टेज में आपका पंप बंद नहीं होगा, सब में ओपन होगा। डीपोलराइजेशन में आपका पंप बंद होगा। लीकेज चैनल आपके हमेशा ओपन रहेंगे, कभी भी बंद नहीं होंगे। उसके बाद आपका सोडियम गेटेड चैनल है वो आपका सिर्फ एक सिचुएशन में ओपन होता है, वो आपका डीपोलराइजेशन में। डीपोलराइजेशन के अलावा बाकी समय वो बंद रहता है। उसके बाद आपका है पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, उसमें आपका जब पोलराइजेशन होता है तब आपका बंद होता है। डीपोलराइजेशन में भी ये बंद होता है। रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन में ये ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो चार्ज है वो दिखाया मैंने आपको। पोलराइजेशन में आपका नेगेटिव चार्ज, डीपोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्ज, रीपोलराइजेशन में फिर से नेगेटिव और हाइपर पोलराइजेशन में तो नेगेटिव चार्ज होता ही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ इम्पल्स। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो एक बार इस लेक्चर को दोबारा देखना, 100% मेरी गारंटी है ये क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। और अब NCERT पढ़ना और फिर बताना कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छे से ये टॉपिक आप करना। आपको नीट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने इसको